क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई बात, कोई इंसान या कोई बीती घटना आज भी आपके दिल दिमाग पर बोझ बनी हुई है? आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर कुछ पकड़ कर बैठा है। डॉक्टर डेविड हॉकिंस की जबरदस्त किताब लेटिंग गो के जरिए चैप्टर 1 भावनाओं का बोझ, जिसे हम ढोते रहते हैं। कभी कभी हम जिंदगी जी नहीं रहे होते, बस उसे ढो रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर दिन हमारे ऊपर कोई अदृश्य बोझ लदा हो, और ये बोझ कोई भारी बस्ता या थैला नहीं, बल्कि वो अधूरी बातें, अनकहे जज्बात और बीते लम्हों की वो टीस होती है जो हमारे दिल दिमाग में गहराई से बैठी रहती है। जरा सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई छोटी सी बात पर भी आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर गए, या कभी किसी अपने की हल्की सी बात ने आपको अंदर तक झकझोर दिया? ये वही संकेत होते हैं कि हमारे अंदर पुराने भावनात्मक जख्म अब भी भरे नहीं हैं। हम अक्सर कहते हैं, मैं भूल चुका हूं, अब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वही पुरानी बात किसी और के मुंह से सुनते हैं तो दिल फिर से भारी हो जाता है। यही होता है भावनात्मक बोझ। परिवार में ही देखिए, बचपन में जब माता पिता ने हमें डांट दिया और हम अंदर ही अंदर सोचते रह गए कि काश वो समझते मैं क्या महसूस कर रहा था, या जब किसी ने हमसे अपेक्षा रखी और हम उस पर खरे नहीं उतरे तो खुद को ही दोष देने लगे। ये सारी घटनाएं छोटी छोटी दिखती हैं, लेकिन समय के साथ हमारे मन में दबती चली जाती हैं। फिर यही बोझ हमारी सोच पर असर डालता है। हम नई परिस्थितियों को भी उसी पुराने चश्मे से देखने लगते हैं। किसी ने हल्का मजाक किया और हम तुरंत रक्षात्मक हो गए, क्योंकि बचपन में शायद मजाक उड़ाया गया था। किसी ने मदद ऑन ऑफर की और हमने मना कर दिया, क्योंकि मन में कहीं गहराई में यह बैठा है कि मदद मांगना कमजोरी है। हमारे ये अंदर के भाव, जिन्हें हमने कभी समझा ही नहीं, बिना जाने ही ढोते रहे। वो गुस्सा, वो दुख, वो अपराध बोध, ये सब हमारे अंदर ऐसे जमा हो जाते हैं जैसे किसी कमरे में धूल। शुरुआत में नजर नहीं आता, पर धीरे धीरे वो सांस लेने तक में तकलीफ देने लगती है। लेकिन इसका हल क्या है? सबसे पहले यह समझना कि इन भावनाओं का बोझ कोई शर्म की बात नहीं। हर इंसान इसे किसी न किसी रूप में ढो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे पहचान लेता है और कोई बस उसे दबाता चला जाता है। पहचान ही पहला कदम है। जब हम खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, क्या मैं अब भी बीते समय से बंधा हुआ हूं, और इसका जवाब हाँ में आता है, तब हम अंदर से थोड़ा हल्का महसूस करने लगते हैं। ये स्वीकार करना कि हाँ, मुझे अभी भी दुख है, कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो साहस है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। फिर धीरे धीरे हम वो करना शुरू करते हैं जो जरूरी है। खुद से बात करना, भावनाओं को महसूस करना और उन्हें जाने देने की तैयारी करना। ये काम रातों रात नहीं होता, पर जैसे जैसे हम अपने मन के उस पुराने कमरे की सफाई करने लगते हैं, वैसे वैसे हमें एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ चलने के लिए नहीं, हल्के मन से जीने के लिए बनी है। क्योंकि भाई, बोझ चाहे तन का हो या मन का, अगर वो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो सफर का मजा खत्म हो जाता है। और जिंदगी वो तो सफर ही है, एक खूबसूरत अनोखा सफर, जिसे हल्के मन से ही जिया जा सकता है। चैप्टर 2 नियंत्रण की चाह। हमें क्यों चाहिए? सब कुछ अपने हिसाब से जरा सोचिए। हम रोज कितनी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सुबह उठते ही सब कुछ एक रूटीन में बांध देते हैं। कौन क्या कहेगा, कौन कैसा बर्ताव करेगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होना चाहिए, हर बात को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। घर के अंदर ही देखिए, मां चाहती हैं कि बच्चे हर बात उनकी बात माने। बाप को लगता है कि परिवार उनकी सोच के मुताबिक चले, और बच्चे चाहते हैं कि मां बाप उनकी आजादी में दखल न दें। हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्यों हमें लगता है कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए तो ही हम सुकून में होंगे? दरअसल नियंत्रण की चाह हमारे डर से पैदा होती है। अनिश्चितता का डर, अपनों को खोने का डर, बेइज्जती का डर, और सबसे ज्यादा असफल होने का डर। जब हमें लगता है कि किसी चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो हम बेचैन हो जाते हैं। जैसे कोई सदस्य घर देर से लौटे, या कोई हमारा फोन बार बार ना उठाए, हमारा मन घबरा जाता है। हम तुरंत सोचने लगते हैं,
कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है, और फिर हम उस स्थिति को संभालने की कोशिश में लग जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये बहुत आम है। पत्नी चाहती है कि पति हर बात समय से करे। पति चाहता है कि पत्नी बिना सवाल पूछे सब समझे। और बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप उन्हें हर बात में फ्रीडम दें। लेकिन जिंदगी कभी किसी के प्लान के हिसाब से नहीं चलती। समस्या तब शुरू होती है जब हमारी यह चाह जरूरत से जिद बन जाती है। फिर जब लोग या हालात हमारे मुताबिक नहीं चलते तो हम नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। पर क्या कभी किसी ने हवा को रोकने की कोशिश की है? क्या हम आसमान के रंग को बदल सकते हैं? जैसे ये प्रकृति हमारे कंट्रोल में नहीं, वैसे ही इंसान भी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकते। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, हर चीज को अपनी पकड़ में नहीं रख सकते। असल शक्ति तब है जब हम समझते हैं कि कब हमें चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है और कब उन्हें छोड़ देना है। जब हम ये मान लेते हैं कि हर कोई अपने अनुभवों और सोच से जी रहा है, तब हम अपेक्षाओं की बेड़ियों को थोड़ा ढीला कर पाते हैं। और यही वो बिंदु होता है जहां सुकून की शुरुआत होती है। कभी कभी सामने वाला हमारी बात नहीं मानेगा, हालात वैसे नहीं होंगे जैसे हमने सोचे थे, लेकिन फिर भी हम ठीक रह सकते हैं। क्योंकि असली आजादी तब आती है जब हम ये समझ जाते हैं कि जिंदगी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। और भाई, जो जिंदगी जिए नहीं बस हर वक्त मोहरों की तरह हिलाई जाए, वो जिंदगी कहां? वो तो बस एक खेल है जिसमें हम खुद ही अपने खिलाड़ी, खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। तो अगली बार जब जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की भावना आए, एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, सब ठीक है, जैसा भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा। तीसरा चैप्टर, डर का सामना, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही शरीर में हलचल सी होती है। कोई ऊंचाई से डरता है, कोई अंधेरे से, कोई असफलता से, कोई अकेलेपन से, और सबसे आम, लोग क्या कहेंगे, इस डर से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डर हमें सिर्फ महसूस नहीं होता, यह हमारी जिंदगी के फैसले भी बदल देता है। रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, एक बच्चा अपनी पसंद की पढ़ाई नहीं चुन पाता क्योंकि माँ बाप नाराज हो सकते हैं। कोई औरत अब्यूजिव रिलेशनशिप में बनी रहती है क्योंकि उसे समाज से डर लगता है। एक आदमी अपने दिल की बात ऑफिस में नहीं कह पाता क्योंकि उसे नौकरी छूटने का डर सताता है। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में वही करते हैं जो सही माना गया है, न कि जो हमारा दिल चाहता है। और वजह, डर। ये डर दिखता नहीं, लेकिन हर फैसले के पीछे बैठा होता है, शांत पर मजबूत। पर भाई, डर का असली खेल यही है, ये हमारे मन में ऐसे छुपकर बैठता है जैसे कोई पुराना मेहमान जो बिना बुलाए हर कमरे में घूमता है। और जब तक हम उसे पहचानते नहीं, वो हमारी जिंदगी को चुपचाप कंट्रोल करता रहता है। घर में भी देखिए, बच्चों को चुप रहने की आदत पड़ जाती है क्योंकि उन्हें डांट का डर होता है। पत्नियां कई बार अपनी भावनाएं छुपा जाती हैं क्योंकि उन्हें गलत समझे जाने का डर होता है। और कई पति अपने संघर्ष जाहिर नहीं करते क्योंकि उन्हें कमजोर दिखने का डर सताता है। हम डर से भागते हैं, उसका सामना नहीं करते। लेकिन क्या डर वाकई खत्म हो सकता है? नहीं, डर हमेशा रहेगा। पर फर्क यह है कि हम डर के साथ कैसे रहते हैं। असल ताकत तब आती है जब हम उस डर को पहचानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर भी एक कदम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको स्टेज पर बोलने का डर है। क्या इसका मतलब है कि आप कभी बोलेंगे ही नहीं? या फिर आप डर के साथ खड़े होकर बोलेंगे, कांपती आवाज में ही सही, पर अपनी बात कहेंगे? भाई, डर कोई दीवार नहीं है, वो सिर्फ एक पर्दा है। और जब आप उस पर्दे को थोड़ा सा हटाते हैं तो पीछे जिंदगी की असली रोशनी दिखाई देती है। डर हमें बचाने आया था, लेकिन अब वो हमें रोकने लगा है। जब तक हम उसे पहचान कर, उसे देखकर आगे नहीं बढ़ते, तब तक हम जिंदा तो होते हैं पर पूरी तरह जीते नहीं। तो अगली बार जब दिल कहे डर लग रहा है, तो बस इतना कहिए, ठीक है, डर लग रहा है, फिर भी करूंगा। चौथी किताब, गुस्सा, भीतर की आग जो हमें ही जलाती है। गुस्सा एक ऐसी भावना जिसे हम सबने महसूस किया है, कभी छोटी बात पर, कभी बहुत बड़ी चोट पर।
पर क्या आपने सोचा है कि ये गुस्सा जिसे हम दूसरों पर निकालते हैं, असल में जलाता हमें ही है? रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, एक बाप ऑफिस में दिन भर का गुस्सा लेकर घर आता है और बच्चों की छोटी सी गलती पर फट पड़ता है। माँ पूरे दिन घर का काम करके थकी होती है और जब खाना पसंद नहीं आता तो उसे लगता है जैसे उसकी मेहनत की कदर नहीं हुई। तब वो भी गुस्से से भर उठती है, पर असल में वो गुस्सा किसी एक बात पर नहीं होता। वो उन अधूरी उम्मीदों, थकान और अनकहे दर्द का जमा हुआ असर होता है। गुस्सा अक्सर तब आता है जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, जब हमें लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी गई, जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जब कोई हमारी सीमाएं तोड़ देता है। पर ध्यान दीजिए, जब हम गुस्से में होते हैं तब हम वही शब्द बोलते हैं जो हम बाद में पछताते हैं। रिश्तों में खटास, परिवार में दूरी और खुद के अंदर पछतावे की चुप्पी, ये सब गुस्से की राख में जल जाते हैं। कई बार हम गुस्से को सही ठहराते हैं, कहते हैं कि मुझे सही बात पर गुस्सा आता है। पर सही बात पर भी अगर अंदाज गलत हो तो नुकसान ही होता है। जैसे घर में जब किसी बच्चे से गलती हो जाए, अगर हम गुस्से से उसे डांटें तो वो डर जाएगा, लेकिन अगर हम उसे समझाएं तो वो सीखेगा। फर्क यही आता है, गुस्सा रिश्तों को तोड़ता है, समझदारी रिश्तों को जोड़ती है। गुस्से को दबाना भी हल नहीं है, वो भीतर ही भीतर जमा होता रहता है और फिर एक दिन फूट पड़ता है, बिल्कुल वैसे जैसे प्रेशर कुकर फटता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने गुस्से को पहचानें, उसे महसूस करें, लेकिन उसकी लगाम अपने हाथ में रखें। थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना, गहरी सांस लेना, ये सब आसान लगते हैं, पर इनसे बड़े तूफान शांत किए जा सकते हैं। गुस्से को समझिए, वो दर्द की आवाज है, बस बोलने का तरीका तीखा होता है। अगर हम उस दर्द को पकड़ लें, उसे प्यार से देख लें, तो शायद गुस्सा खुद ही पिघल जाए। तो अगली बार जब दिल कहे अब तो बहुत हो गया, तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं जलने के लिए पैदा हुआ हूं या रोशनी बनने के लिए? चैप्टर 5, गिल्ट और शर्म जो हमें पीछे खींचती है। कभी ऐसा लगा है कि कोई बात, कोई गलती या कोई पुराना लम्हा आपको बार बार खींचकर पीछे ले जाता है, जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक बोझ है, गिल्ट और शर्म का बोझ। ये दो भावनाएं अक्सर चुपचाप हमारे साथ चलती हैं, किसी को नजर नहीं आती, लेकिन हमें अंदर से जकड़ लेती हैं। मान लीजिए, एक मां जिसने कभी अपने बच्चे पर गुस्सा कर दिया, अब हर बार उसे देखते हुए उसे एक कसक सी महसूस होती है। या एक बेटा जो अपने पिता से ठीक से बात नहीं कर पाया जब वो बीमार थे, अब उन्हें खोकर वो खुद को माफ नहीं कर पाता। गिल्ट कहता है तू गलत था, और शर्म कहती है तू ही गलत है। ये फर्क बहुत बड़ा है। एक आपको आपकी गलती दिखाता है ताकि आप बदल सकें, लेकिन दूसरा आपको आपके वजूद पर ही शक करवा देता है। हमारे परिवारों में, हमारे समाज में कई बार हमसे बिना कहे ही ये बोझ डाल दिया जाता है, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, लड़की होकर ऐसे कपड़े, तू बेटे होकर रो रहा है। ये सब बातें हमें शर्म महसूस कराती हैं, हमारी इंसानियत पर, हमारी भावनाओं पर। और जब हम शर्म और गिल्ट से भरे होते हैं तो हम अपने लिए अच्छे फैसले नहीं ले पाते, हम खुद को सजा देने लगते हैं। कई लोग अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो काबिल नहीं है। कुछ लोग प्यार से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी के लायक ही नहीं। पर सच्चाई ये है, हर इंसान गलती करता है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। गलती होना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि इंसानियत का हिस्सा है। लेकिन उन गलतियों में फंसे रहना, वहीं बार बार खुद को कोसना, वो हमें भीतर से तोड़ देता है। माफी मांगना अगर जरूरी हो तो जरूर मांगिए, लेकिन सबसे पहले खुद को माफ करिए, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं अपनाते तब तक हम किसी और से भी सच्चा रिश्ता नहीं बना सकते। गिल्ट और शर्म की जंजीरें तभी टूटेंगी जब हम अपने अंदर की मासूमियत को दोबारा गले लगाएंगे। अपने बीते कल से सीखिए, पर उसमें कैद मत हो जाइए। याद रखिए, गलतियां बीते कल की थी, पर जिंदगी आज की है। चैप्टर 6, प्रेम की खोज। जो बाहर नहीं, भीतर है। हम सबकी जिंदगी में एक तलाश होती है, प्रेम की तलाश। कोई ऐसा जो हमें समझे, जो हमें अपनाए बिना शर्तों के,
बिना उम्मीदों के। हम सोचते हैं कि शायद वो प्रेम हमें माँ बाप से मिलेगा, जीवन साथी से मिलेगा, बच्चों से या दोस्तों से मिलेगा, और जब नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि शायद प्रेम कोई और नहीं दे सकता जब तक हम खुद को प्रेम देना ना सीखें? हम में से कितने लोग हैं जो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराते हैं, जो खुद से ये कह पाते हैं, तू जैसा है वैसा ही अच्छा है? बहुत कम, क्योंकि हम बचपन से ही ये सीखते आए हैं। अगर अच्छे मार्क्स लाओगे तो पापा खुश होंगे, अगर सबकी बात मानोगे तो मम्मी प्यार करेंगी। यानी प्रेम शर्तों पर आधारित होता गया, और यही शर्तें हम खुद पर भी लगाने लगे। जब मैं सफल हो जाऊंगा, जब मेरी शादी होगी, जब मेरे पास पैसा होगा, तब मैं खुश रहूंगा, खुद से प्यार कर पाऊंगा। पर भाई, सच्चा प्रेम ऐसा नहीं होता। सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना वजह के भी रहे, जो असफलताओं में भी साथ दे, और सबसे ज्यादा जो हमारे अपने अंदर से निकले। कभी देखा होगा, माँ जब थकी होती है फिर भी बच्चे की प्लेट में सबसे अच्छा टुकड़ा रखती है, वो प्रेम है। लेकिन वही माँ जब खुद के लिए कुछ अच्छा करने जाए तो अपराध बोध महसूस करती है। मैंने इतना खर्च कर दिया खुद पर। क्यों? क्योंकि हम खुद से प्रेम करना भूल गए हैं। और यही बात हमें समझनी है। प्रेम कोई सामान नहीं है जो बाहर से खरीद कर लाया जाए। प्रेम एक ऊर्जा है जो हमारे भीतर से पैदा होती है। जब हम खुद को अपनाना सीखते हैं, अपनी कमजोरियों को भी गले लगाते हैं, तभी हम किसी और को भी सच्चा प्रेम दे सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको ये कहे कि मुझे लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो सबसे पहले उससे कहिए, क्या तुम खुद से प्यार करते हो? क्योंकि जिस दिन हम अपने आप को अपनाते हैं, उसी दिन दुनिया भी हमें वैसे ही देखना शुरू कर देती है। याद रखिए, सच्चा प्रेम वहां शुरू होता है जहां आत्म स्वीकृति होती है। जब हम खुद को पूरी तरह अपनाते हैं, तभी हम किसी और को भी दिल से अपना सकते हैं। चैप्टर 7, स्वीकार करना। परिवर्तन की पहली सीढ़ी जिंदगी में कुछ चीजें हमारे बस में होती हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। पर सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम उन चीजों को भी बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं। स्वीकार करना, यह शब्द जितना साधारण लगता है, असल में उतना ही गहरा है। हम में से ज्यादातर लोग हर समय कुछ ना कुछ बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। घर का माहौल, परिवार के लोग, अपने पार्टनर की आदतें, बच्चों की सोच, अपनी नौकरी, और यहां तक कि खुद को भी। पर जब तक हम किसी चीज को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक उसमें सच्चा परिवर्तन आ ही नहीं सकता। सोचिए, अगर कोई बच्चा हर बार परीक्षा में फेल हो जाए और आप उसे डांटते रहें, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा फेल ही रहेगा। तो क्या उसमें बदलाव आएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर आप पहले उसका दर्द समझें, उसकी परेशानी स्वीकार करें और कहें, ठीक है बेटा, अभी तू इस मोड़ पर है, पर इससे आगे चल सकते हैं, तो वहीं से उसकी जिंदगी बदल सकती है। यही नियम हमारी अपनी भावनाओं पर भी लागू होता है। जब हम दुखी होते हैं तो हम सोचते हैं, नहीं, मुझे तो खुश रहना चाहिए। जब गुस्सा आता है तो खुद को कोसते हैं, मुझे शांत रहना चाहिए था। और धीरे धीरे हम अपने ही अंदर की सच्चाई को दबाते जाते हैं। पर भाई, जो है उसे पहले वैसे का वैसा मान लो। गुस्सा आया, ठीक है। डर लग रहा है, कोई बात नहीं। खुद से कहो, हां मैं डर रहा हूं, लेकिन मैं इसे समझना चाहता हूं। बस इतना मान लेना ही आधा बोझ हल्का कर देता है। परिवार में भी यही होता है ना। अगर किसी सदस्य की कोई आदत अच्छी नहीं है, जैसे किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या कोई बार बार चीजें भूल जाता है, तो बार बार टोका जाए तो वो और भी ज्यादा रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप एक बार कह दें, ठीक है तू ऐसा है, पर मैं समझता हूं, तो वो खुद बदलाव की तरफ पहला कदम उठाएगा। स्वीकार करना यानी चीजों को बदलने की अनुमति देना। यही वो पहला कदम है जहां से हीलिंग शुरू होती है, जहां से सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और याद रखो, हम तब तक कुछ नहीं बदल सकते जब तक हम ये नहीं मान लेते कि ये है क्या। तो अगली बार जब कोई दर्द, कोई स्थिति, कोई इंसान आपको परेशान करे, तो सबसे पहले उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करना सीखिए। यही पहली सीढ़ी है खुद को बदलने की, हालात को बदलने की और जिंदगी को समझने की। चैप्टर 8,
मुक्ति की ओर। पुराने जख्मों को छोड़ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि जिंदगी तो आगे बढ़ रही है, नया दिन, नई जिम्मेदारियां, नया काम, लेकिन फिर भी दिल में कुछ भारी भारी सा रहता है। एक ऐसा बोझ जो नजर नहीं आता लेकिन हर वक्त साथ चलता है। ये बोझ होता है हमारे बीते हुए जख्मों का। बचपन की बातें, किसी अपने की बेरुखी, किसी करीबी की कही कोई तीखी बात, या कोई ऐसा धोखा जो आज भी सोचते ही आंखें नम कर देता है। हम में से हर किसी के पास कोई ना कोई जख्म होता है जो अब भी हमारे भीतर जिंदा है। अब सोचो, अगर किसी ने आपको कई साल पहले कुछ गलत कहा था या किसी अपने ने आपके भरोसे को तोड़ा था, तो वो घटना तो बीत गई, लेकिन आप उसे हर दिन दोबारा जी रहे हो, अपने ही मन में, अपनी ही यादों में। घर के अंदर भी यही होता है। माँ बाप को लगता है कि बच्चों ने कद्र नहीं की, बच्चों को लगता है माँ बाप ने उन्हें कभी समझा ही नहीं, पार्टनर को लगता है सामने वाला प्यार नहीं करता, और जवाब में चुप्पी आ जाती है। ये सब दर्द बिना कहे भीतर जमा होता रहता है और यही बन जाता है पुराना जख्म। अब सवाल ये नहीं है कि वो जख्म कैसे लगे, सवाल ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं। क्या हम उन्हें पकड़ के बैठे रहेंगे या फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ना सीखेंगे ताकि हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी सकें। छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो क्या वो सही हो जाएगा, अगर मैं भूल गया तो क्या मेरी पीड़ा बेकार जाएगी। पर सच्चाई ये है भाई, छोड़ना माफ करने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को आजाद करने के लिए होता है। माफी इसका मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था, बल्कि इसका मतलब है कि अब मैं उस दर्द को पकड़कर और नहीं जीऊंगा। अब मैं खुद को उस याद के कैद खाने से निकालना चाहता हूं। छोड़ने का पहला कदम है उस जख्म को पहचानना। कभी अकेले बैठो और सोचो, आज भी ऐसा क्या है जो तुम्हें दुख देता है? किसकी बात, किसका व्यवहार, कौन सा पल? जब वो जख्म सामने आए तो खुद से कहो, हाँ मुझे इससे दर्द हुआ, लेकिन अब मैं इसे छोड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं आजाद होना चाहता हूं। हर बार जब हम किसी पुराने जख्म को थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी दया और थोड़ा सा प्यार देते हैं, वो घाव धीरे धीरे भरने लगता है। और एक दिन आता है जब हम उसे याद तो करते हैं, पर वो अब हमारी रूह को चुभता नहीं। यही होती है असली मुक्ति। ना बीते वक्त को बदलने की कोशिश, ना उसे भुलाने की जरूरत, बस उसे सम्मान से विदा देना, ताकि हम अपनी जिंदगी को पूरी ताकत से जी सकें। भाई, अगर जख्मों को पकड़कर रखा जाए तो हम कभी खुलकर जी ही नहीं पाएंगे, और अगर धीरे धीरे उन्हें छोड़ दिया जाए तो एक दिन जिंदगी फिर से हल्की लगने लगती है, एकदम अपने जैसी। चैप्टर 9, सच्चा आत्मविश्वास। छोड़ना बनावट और मुखौटे। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, इज्जत करें, हमें अच्छा इंसान समझें, और इस चाहत में हम धीरे धीरे अपने असली चेहरे से दूर हो जाते हैं। फिर एक वक्त आता है जब हम खुद को भी नहीं पहचान पाते। सोचिए, कितनी बार हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, बातें करते हैं या ऐसे हंसते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला हमें कूल या स्मार्ट समझे। घर में भी ऐसा ही होता है। बहन भाई के सामने कुछ और, माँ बाप के सामने कुछ और, ऑफिस में अलग इंसान, सोशल मीडिया पर बिल्कुल अलग चेहरा। ये सब होते हैं मुखौटे, और इन मुखौटों के पीछे छुपा होता है एक इंसान जो सिर्फ चाहता है कि कोई उसे वैसा अपनाए जैसा वो असल में है। लेकिन क्या ये मुखौटे हमें सच्चा आत्मविश्वास देते हैं? नहीं, ये बस दिखावे का एक भ्रम देते हैं। असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद को वैसा अपनाते हो जैसा आप हो, कमजोरियों के साथ, गलतियों के साथ और अपने सच के साथ। असल आत्मविश्वास मैं सब कुछ जानता हूं कहने में नहीं, बल्कि ये कहने में होता है, मैं नहीं जानता लेकिन सीख रहा हूं। असल आत्मविश्वास ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, बल्कि कहता है मैं इंसान हूं और मुझे खुद से कोई शर्म नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो पिताजी अपनी थकान नहीं दिखाते क्योंकि लगता है मजबूत दिखना जरूरी है। एक मां अपने मन की बात नहीं कहती क्योंकि डरती है कि कोई उसे कमजोर ना समझे। बच्चा रो नहीं पाता क्योंकि कोई कह देता है मर्द बनो। ये सब बनावटी उम्मीदें हैं, और हर बार जब हम अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाते हैं, हम अपने आत्मविश्वास से एक कदम दूर हो जाते हैं। अब सोचिए
जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो सच बोलता है, जो अपनी बात खुले दिल से रखता है, जो दिखावा नहीं करता, तो क्या आप उसे कमजोर समझते हैं? नहीं, बल्कि आपको लगता है, यार ये तो सच्चा है, भरोसे लायक है। यही होता है सच्चा आत्मविश्वास। ना दिखावे की जरूरत, ना अप्रूवल की भूख, बस खुद से दोस्ती, और वो भी बिना मुखौटे के। छोड़ दीजिए बनावट। जो आप नहीं हो वैसा बनने की कोशिश बंद करिए, क्योंकि एक बार जब आप खुद को वैसे ही अपनाना शुरू करेंगे जैसे आप हो, तो न सिर्फ लोग आपको पसंद करेंगे, बल्कि आपकी आत्मा भी राहत महसूस करेगी। भाई, सच्चा आत्मविश्वास कोई बड़ी बड़ी बातें बोलने से नहीं आता, बल्कि खुद को छोटे छोटे पलों में सच्चा रखने से आता है। और यह तभी मुमकिन है जब हम अपने सारे मुखौटे उतार कर कहें, हां, मैं वही हूं जो मैं हूं, और मुझे खुद पर गर्व है। चैप्टर 10, आत्मिक शांति, समर्पण का अंतिम फल। हम सब जिंदगी में क्या चाहते हैं? सफलता, पैसा, प्यार, इज्जत। हां, ये सब जरूरी है। लेकिन जब रात के सन्नाटे में सब कुछ शांत होता है, तब असल में जिस चीज की सबसे ज्यादा तलाश होती है वो है आत्मिक शांति। ऐसी शांति जो किसी और से नहीं बल्कि खुद के भीतर से आती है। पर अफसोस की बात यह है कि हम इसे बाहर ढूंढते हैं, कभी रिश्तों में, कभी रुतबे में, कभी धर्म कर्म में, तो कभी ध्यान में। लेकिन आत्मिक शांति बाहर की चीज नहीं है। वो तब आती है जब हम सब कुछ छोड़ देना सीख जाते हैं, अपनी जिद, अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपने गुस्से, यहां तक कि अपने आप को भी दूसरों की नजरों से देखना छोड़ देते हैं। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि समझना होता है कि हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। कभी कभी चीजों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकारना, यही सबसे बड़ा विजन होता है। घर के भीतर ही देखिए, कभी मां को बच्चों की परवरिश की चिंता, कभी पापा को पैसों की फिक्र, कभी बहन को अपनी शादी की उलझन, कभी भाई को समाज की अपेक्षाओं का दबाव। हर कोई भाग रहा है, कुछ पाने, कुछ बनाने, कुछ बचाने में, लेकिन कोई रुककर यह नहीं सोचता कि क्या मेरे भीतर सुकून है। जब हम समर्पण करते हैं, मतलब ये कि अब हम किसी लड़ाई में नहीं है, न अपने मन से, न हालात से, न दूसरों से, तब धीरे धीरे भीतर एक शांति जन्म लेती है। कोई आवाज नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक मौन, एक सुकून। शायद यही वजह है कि पुराने संत, महापुरुष ध्यान में बैठते थे, क्योंकि बाहर की दुनिया में हलचल थी, लेकिन अंदर एक स्थिरता चाहिए थी। आत्मिक शांति तभी आती है जब हम समझ जाते हैं कि और जो हुआ वो ठीक था, जो हो रहा है वो ठीक है, और जो होगा वो भी ठीक ही होगा। ये कोई दार्शनिक बात नहीं है भाई, ये एक नजरिया है जिससे हम जिंदगी को जिया करते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या ये आत्मिक शांति पाना आसान है? नहीं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल है। बस हमें थोड़ा थोड़ा करके खुद को हल्का करना होगा। हर रोज कुछ ना कुछ छोड़ना होगा, कभी जिद, कभी शिकायत, कभी डर, कभी पछतावा। और जब हम इन सबके पर पहुंच जाते हैं, तब आता है समर्पण का अंतिम फल, आत्मिक शांति। एक ऐसी स्थिति जहां ना कुछ चाहिए, ना कुछ साबित करना है, बस होना है। तो दोस्तों, हमने मिलकर एक ऐसा सफर तय किया जिसमें ना सिर्फ किताब के पन्ने पलटे, बल्कि अपने दिल और दिमाग व मस की तहों को भी छू लिया। हमने सीखा कि कभी हम भावनाओं का बोझ उठाते हैं, कभी अपने डर में उलझ जाते हैं, कभी दूसरों को कंट्रोल करने की होड़ में खुद को खो देते हैं। लेकिन जब हमने छोड़ना शुरू किया, जिद, डर, गुस्सा, गिल्ट, तब हमने पाना शुरू किया शांति, आजादी और आत्मविश्वास। अगर ये ऑडियो बुक सुनते सुनते आपके भीतर कहीं हलचल हुई है, कोई सवाल जगा है, कोई एहसास बदला है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें आपने खुद को थोड़ा और साफ देखा। अब अगला कदम आपका है। क्या आप भी इस बोझ को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी उस शांति की ओर चलना चाहेंगे जिसे न बाहर ढूंढा जा सकता है, न किसी से मांगा जा सकता है, बल्कि केवल अंदर महसूस किया जा सकता है? अगर हां, तो यही है शुरुआत। और अगर नहीं, तो कोई बात नहीं। जब तैयार होंगे, मैं यहीं मिलूंगा, इसी चैनल पर, किसी और सफर में, किसी और किताब में। ऑडियो बुक पारकश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां किताबें नहीं, जिंदगी बदली जाती है। धन्यवाद।
और याद रखिए, छोड़ने में ही मुक्ति है।